बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द रीडर ऑनलाइन क्लासेस। क्लास सेकंड ईयर सरगोदा बोर्ड, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और आज का लेक्चर नंबर है 27। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया हुआ है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछला लेक्चर रिकॉल कर लें, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स का आपस में मिलाप होता है, इंटरमिक्सिंग होती हैं और उसके नतीजे में जो ऑर्बिटल्स बनते हैं वो हमारे पास सेम एनर्जी और सेम शेप के अंदर होते हैं। और उसके साथ साथ हमने कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था, जो कि sp3 थी। दूसरी टाइप जो हमने डिस्कस की थी वो sp2 थी और तीसरी टाइप जो हम लोगों ने डिस्कस की थी वो sp थी। sp3 के अंदर हमने मीथेन को डिस्कस किया था और साथ साथ इथेन को भी डिस्कस किया था, जिसके हमने स्ट्रक्चर्स भी देखे थे और बॉन्ड फॉर्मेशन भी देखी थी। sp2 के अंदर हमने इथीन को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने इथीन का स्ट्रक्चर देखा था और किस तरह से पाई बॉन्ड बनता है उस चीज़ को भी हमने डिस्कस किया था। और sp के अंदर हमने इथाइन को डिस्कस किया था और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था और इसके अंदर दो पाई बॉन्ड्स किस तरह से बनते हैं, कौन से ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाएंगे, उनको डिस्कस किया था। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि पाई बॉन्ड ज्योमेट्री के अंदर नहीं आता, लेकिन इसका ज्योमेट्री पे असर ज़रूर होता है, लेकिन इसका ज्योमेट्री के अंदर आना वो मुमकिन नहीं है। ज्योमेट्री जो हम बताते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग बताते हैं। जिस तरह हमने sp3 के अंदर टेट्राहेड्रल को डिस्कस किया था, sp2 के अंदर हमने ट्राइगोनल को डिस्कस किया था और sp के अंदर हमने लीनियर को डिस्कस किया था कि इसका बॉन्ड एंगल 180 है। sp2 के अंदर बॉन्ड एंगल 120 था और sp3 के अंदर बॉन्ड एंगल 109.5 था। यह था पिछला लेक्चर। अब हम आज के अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो 7वें चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, आइसोमरिज्म। आज हम आइसोमरिज्म को डिस्कस करेंगे, आइसोमरिज्म की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली टाइप जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है और इसकी मज़ीद 5 टाइप्स हैं, जिसको आज ही इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल के बाद आइसोमरिज्म की जो दूसरी टाइप है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, उनको डिस्कस किया जाएगा। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की मज़ीद आगे से 2 टाइप्स हैं, उनको भी आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे इंशाअल्लाह ताला जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा लेक्चर है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंतहाई अहम है और इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आइसोमरिज्म? आप लोगों ने पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आइसोमरिज्म को डिस्कस किया था। हमने ये बात कही थी कि वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, उन दो कंपाउंड्स को आपस में हम लोग उनके जो स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे उनको कहेंगे आइसोमर्स और इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास n पेंटेन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स कितनी है? 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास कार्बन्स कितनी आ गई? 5। हाइड्रोजन्स को काउंट करते हैं 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास हाइड्रोजन्स कितने हैं इसके अंदर? 12। अब इसका दूसरा आइसोमर देखते हैं। ये हमारे पास इसका आइसोमर है आइसोपेंटेन। आइसो का वर्ड ब्रांच के लिए होता है। इसको 8th चैप्टर में नॉमेनक्लेचर में भी हम डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर हम अगर कार्बन्स काउंट करें
1 2 3 4 5, इसके अंदर भी कार्बन है 5 हैं, और हाइड्रोजन्स को काउंट करें 3 + 3 6 7 3 10 एंड 2 12, तो हमारे पास हाइड्रोजन्स भी इसके अंदर 12 हैं। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो दोनों का डिफरेंट है। इसका स्ट्रेट लाइन में है और इसका ब्रांच्ड है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि ब्रांच हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें चेन के ऊपर हमारे पास एक अलग से कार्बन लगी हो, जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। और मैंने आपको याद रखने का तरीका ये बताया था कि जब चेन के अंदर दो रास्ते बन जाएं, एक रास्ता तो ये है जो मैं अभी जिस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरा रास्ता ये है कि आप यहाँ से इस तरफ भी टर्न कर सकते हैं। तो ये आपके पास दो रास्ते आ गए कि आप टर्न कर जाएं या इस तरफ चले जाएं। तो इन जब हमारे पास दो रास्ते आ जाएं या दो से ज़्यादा रास्ते आ जाएं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? ब्रांच्ड। ठीक है, ये याद रखने का आपको एक तरीका बताया था। अब चलते हैं आइसोमर्स की टाइप्स की तरफ। आइसोमरिज्म जो है वो हमारे पास मेरे बेटा दो टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है और एक जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाती है। द आइसोमरिज्म दैट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एटम जो है वो अपनी अरेंजमेंट्स डिफरेंट करता जाता है। ठीक है, इस नतीजे में जो आइसोमरिज्म बनता है उसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है कि हमारे पास ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर जो उसके साथ ब्रांचेस लगी हुई हैं, जो उसके साथ ग्रुप्स अटैच हैं, उनकी पोजीशन डिफरेंट हो जाए। टू कंपाउंड्स विच हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। इस चीज को जरा समझना है कि हमारे पास वो इन द प्लेन है या आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, सिर्फ पोजीशन को देखना है हमने। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूं कि आपके पास एक ये कंपाउंड है, ठीक है, इस तरफ R लगा हुआ है, इस तरफ हमारे पास हाइड्रोजन है और इस तरफ जो है हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर R लगा हुआ है। तो इसमें R ऊपर की तरफ है, इसमें कार्बन पे R नीचे की तरफ है। ऐसे आइसोमरिज्म को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक होगी ये बात कि हमने सिर्फ और सिर्फ कोई एटम्स की अरेंजमेंट नहीं देखनी। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या है? एटम्स की अरेंजमेंट को देखना है हमने कि एक एटम कहां लगा हुआ है तो अगले आइसोमर के अंदर वो एटम कहां लगा हुआ है। जबकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हमारे पास मॉलिक्यूल तो एक ही होगा, लेकिन इसके अंदर जो अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट होगी कि हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप अबव द प्लेन है तो दूसरी साइड पे वही फंक्शनल ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आइसोमरिज्म बनेंगे उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। इसको डिटेल में और इसकी टाइप्स को आज ही इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पे आते हैं। मेरे बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स की मेरे पास 5 टाइप्स होती हैं, जिसमें पहली चेन आइसोमरिज्म है, दूसरी पोजीशन आइसोमरिज्म है, तीसरी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है, चौथी मेटामरिज्म है और पांचवी टेटोमरिज्म है। हम इन पांचों को इंशाल्लाह आज एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे और कोशिश मेरी यही होगी कि आप लोगों को डेफिनेशन के साथ साथ इनका जो बाय वर्ड याद रखने का तरीका है वो भी साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा, जिसकी वजह से आप लोग जो है याद रखने में आप लोगों को आसानी होगी। तो वन बाय वन ये सारे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है चेन आइसोमरिज्म। ये वर्ड चेन आपने देखी होगी अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, बाइक की चेन ले लें, ठीक है, अगर गले में पहनने वाली जिस तरह फीमेल्स की कुछ ज्वेलरी वगैरह होती है, अगर आप उसको भी देखें तो वो भी एक स्ट्रेट लंबी होती है। ठीक है, तो चेन को आपने याद रखना है लेंथ की वजह से, क्योंकि चेन हमारे पास क्या होती है? लंबी होती है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारे पास N ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। N
फिर हमारे पास स्ट्रेट के लिए आता है, और आइसो मैंने आपको बताया कि ये ब्रांच के लिए आता है। मेरे बेटा हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन चेन लेंथ की, कि हमने चेन देखनी है कितनी बड़ी है और चेन देखनी है कितनी छोटी है। अब इन दोनों के अंदर कार्बने जो हैं वो 4 ही हैं, क्योंकि ब्यूटेन है तो कार्बने 4 ही हैं, और जो हाइड्रोजन होंगे वो हमारे पास 10 ही होंगे दोनों के अंदर। लेकिन इसके अंदर कितनी कार्बनों वाली चेन है, गौर से देखें, 1 2 3। इसके अंदर कितनी कार्बनों वाली चेन है, 1 2 3 4। इसके अंदर 4 कार्बनों वाली चेन है। तो एक तरफ हमारे पास 4 कार्बनों की चेन लेंथ बन रही है और दूसरी तरफ हमारे पास 3 कार्बनों की चेन लेंथ बन रही है। तो इस नतीजे में जो आइसोमरिज्म आएंगे उसको हम चेन आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है, ब्रांच को हम चेन के अंदर शामिल नहीं करते। चेन से मुराद हमारी लेंथ है जो कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है। ठीक हो गई ये बात। अब अगले आइसोमरिज्म की तरफ चलते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म। इसका मतलब है, अब नाम क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई पोजीशन में फर्क आएगा। ठीक है, उसमें क्या नाम इंडिकेट था, चेन आइसोमरिज्म का मतलब क्या था कि चेन का मतलब लेंथ में फर्क आएगा। पोजीशन आइसोमरिज्म मतलब पोजीशन का कोई डिफरेंस आएगा। समझ आ रही है आपको कि पोजीशन के अंदर कोई ना कोई हमारी पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी एटम्स की। एग्जांपल्स देखते हैं, और ये याद रखिएगा कि पोजीशन के अंदर सिर्फ एटम्स की या उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है, जबकि जो कार्बन की लेंथ है या कार्बन की चेन है वो सेम रहती है। ठीक है, इस बात को जहन में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन है एंड 2 क्लोरोप्रोपेन है। ये 1 क्लोरोप्रोपेन किस तरह नाम देते हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन किस तरह नाम देते हैं, ये हम इंशाल्लाह अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में इसके नॉमेनक्लेचर में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग पोजीशन आइसोमर्स को डिस्कस करते हैं। इसमें कार्बन की चेन देखें, 1 2 3। कितनी कार्बनों की चेन है, 3। इसमें कार्बन की चेन देखें, 1 2 3। इसमें भी चेन कितनी है, 3 ही है। और मैंने आपसे क्या बताया कि जो कार्बन की चेन होगी इसमें वो सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, जिस तरह इधर फंक्शनल ग्रुप हैलोजन लगा हुआ है, इसकी जगह ब्रोमीन भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हैलोजन हो सकता है। यहां पर हैलोजन किस पोजीशन पर लगा हुआ है, 1 2 3। यहां पर हमारे पास 3 पोजीशन पे है। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, जो आईयूपैक नेम है उसके अकॉर्डिंग देखें तो हम अपनी नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप करीब हो। तो इसमें ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा और ये 3 बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्लोरीन कहां पे प्रेजेंट है मेरे बेटा, वो 1 कार्बन पे प्रेजेंट है आईयूपैक के अकॉर्डिंग। ठीक है, आईयूपैक के अकॉर्डिंग जो हमने नेम्स देने होते हैं नॉमेनक्लेचर में। इसमें देखें 1 2 और 3। इसमें क्लोरीन कहां प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है 2 के ऊपर, इसमें प्रेजेंट है हमारे पास 1 के ऊपर। अब सिर्फ क्लोरीन जो एक फंक्शनल ग्रुप है, जो हैलोजन है, उसकी पोजीशन डिफरेंट है, बाकी चेन सेम है। फिर रिपीट कर रहा हूं, पोजीशन आइसोमर में क्या होगा, सिर्फ नाम क्या इंडिकेट कर रहा है कि पोजीशन डिफरेंट होगी। तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट होगी, तब जाके हमारे पास जो आइसोमर बनेगा वो पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास हैलोजन ही हो, यहाँ पर OH भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर OH लगा देता हूँ तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप बनेगा। अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक OH ग्रुप Cl की जगह, ठीक है, OH ग्रुप लगा दूँ। अब यहाँ पे OH ग्रुप 1 पे है, यहाँ भी OH ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, ये 2 पे है। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस हो सकता है, ये भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। इसको जरा जहन में रखना है।
इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चे मिक्सिंग कर जाते हैं इसको और पोजीशन को और टेटोमेरिज्म को, इन तीनों को ज़रा हम लोगों ने ध्यान से याद रखना है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप क्या इंडिकेट कर रहा है? इसका मतलब है, आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। अब उससे पहले क्या लफ्ज़ लगा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप। इट्स मीन कि हमारे पास एक आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप और होगा और दूसरे आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप और होगा। बात समझ आई है आपको? आइसोमर में क्या होता है? फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, और स्ट्रक्चर से पहले क्या वर्ड लगा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब है एक स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप और होगा, दूसरे स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप और होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास अल्कोहल बन रहा है। अगर मैं इसका फार्मूला बनाऊं, C1 and 2, कार्बन्स कितने हैं? 2। हाइड्रोजन्स कितने हैं? 3, 2 5 और 1 6, H6 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। इसका फार्मूला बनाए, C1 2, ये भी C कार्बन है 2 होगी। हाइड्रोजन्स कितने हैं? 3 और 3 6, और ऑक्सीजन कितनी है? 1। इसका मतलब है दोनों का फार्मूला C2H6 ही है, लेकिन यहां पर हम इसको ईथर कह रहे हैं और यहां पर हम इसको अल्कोहल कह रहे हैं। ये फंक्शनल ग्रुप होता है ईथर का, ठीक है। ये जो नाम लिखा हुआ है मेथऑक्सीमीथेन, ये इसका आईयूपैक नेम है, जो कि हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में इसको डिस्कस करेंगे। एथानॉल अल्कोहल होता है, ठीक है। अब इसमें देखें, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो OH बन गया है, इसमें फंक्शनल ग्रुप O बना हुआ है, यानी कि ईथर वाला बना हुआ है। तो इन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए, ठीक है। अब आपको मैं एक और आसानी के लिए, ठीक है, याद रखने के लिए एक और तरीका बता रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप के अंदर एटम्स डिफरेंट, एटम्स की अरेंजमेंट, एटम्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यह बात याद रखिएगा कि मैं एटम्स पे क्यों जोर दे रहा हूं, कि एटम्स डिफरेंट हो जाते हैं, एटम्स की अरेंजमेंट, सॉरी, एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। अरेंजमेंट, एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई है कि आपके पास बॉन्ड, जो अगर आप इसको और भी आसानी से याद रखना चाहें तो बॉन्ड की भी शिफ्टिंग हो गई है कि यहां से हमारे पास कार्बन्स के हाइड्रोजन के साथ है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ है, जबकि यहां पे ऑक्सीजन का दोनों कार्बनों के साथ बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं है। तो याद रखिएगा फंक्शनल ग्रुप के अंदर किस वजह से ये फंक्शनल ग्रुप आता है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन एटम्स जो होते हैं वो अपने आप को इस तरह अरेंज कर लेते हैं कि एक जगह वो अल्कोहल बना रहे हैं और एक ही जगह वही एटम्स हमारे पास ईथर बना रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई कि फंक्शनल ग्रुप किस वजह से होता है? एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है। लेकिन इसकी जो पेट डेफिनेशन है वो आपने यही वाली लिखनी है बोर्ड के अंदर, बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर, जो यहाँ पर लिखी हुई है, द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, कि इन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, एक स्ट्रक्चर का फंक्शनल ग्रुप और है ईथर वाला, दूसरे स्ट्रक्चर का फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल वाला है। इसका मतलब है फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म पे चलते हैं, बल्कि उससे पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इधर देखें, हमारे पास ये हमारे पास ये जो प्रोपानोन है ये कीटोन है, ठीक है। ये कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है। सेंटर में हमारे पास जो है वो एक आइसोमर लगा हुआ है, कार्बन, सेंटर में कार्बन डबल बॉन्ड O है, और इस तरफ भी हमारे पास R ग्रुप है और इस तरफ भी हमारे पास R ग्रुप है। अब इसके अंदर देखें, ये क्या बन रहा है? ये कीटोन बन रहा है। कार्बन डबल बॉन्ड और दोनों तरफ R, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कीटोन, और इसका नाम क्या है? प्रोपानोन। यहां पर यही ग्रुप जो है ये एल्डिहाइड बन गया है। एल्डिहाइड का वर्ड क्या होता है कि एक तरफ मेरे पास हाइड्रोजन होता है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है और कार्बन्स भी होती हैं, मतलब R, और R का मतलब क्या होता है? एक CH3
या कार्बन की चेन, ये याद रखिएगा। R का मतलब एक CH3 या कार्बन की चेन, क्योंकि इसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो यहां पे यही फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या बन गया है, एल्डिहाइड बन गया है, और यहां पर क्या बन गया है, कीटोन बन गया है, कि एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई है, यहां से कार्बन निकल के दूसरी साइड पे आ गया है। ठीक होगी बात। तो ये था फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की तरफ चलते हैं, जो कि है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म को मेरे बेटा याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ईथर्स के अंदर और कीटोन्स के अंदर होता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ईथर्स और कीटोन्स शो करते हैं, कीटोन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना, मेटामरिज्म को जरा ध्यान से सुनिएगा, जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप के या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे किसी एक साइड पे कार्बन की जो चेन है वो ज्यादा हो जाती है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, ये आपके सामने है मिथाइल प्रोपाइल ईथर, जिसको R जनरल फार्मूलों में ROR कहते हैं। इस तरफ देखें कार्बन की चेन कितनी है, 1 2 3, इस तरफ 3 की चेन है, इस तरफ कितनी कार्बने हैं, इस तरफ 1 कार्बने है। अब हम इसका आइसोमर देखते हैं, डाई इथाइल ईथर, इस तरफ कितनी कार्बनों की चेन है, 2 की, इस तरफ कितनी है, 2 की। अब दोनों का जरा मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें एक दफा। कार्बन है 1 1 2 3 4, कार्बन कितनी होगी, 4। हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10। हाइड्रोजन्स कितने हैं हमारे पास, 10। और ऑक्सीजन्स कितनी है, 1। अब मेरे बेटा ये जरा डाई इथाइल ईथर को देखिएगा, CH3 में भी कितनी कार्बने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बने हैं। हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3 + 2 5, 3 + 2 5, और 5 और 5 10, हाइड्रोजन्स भी 10 हो गए। ऑक्सीजन्स कितनी हैं, 1, ऑक्सीजन भी 1 है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, सॉरी सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले के अंदर एक तरफ कार्बन की चेन 3 कार्बनों वाली है और एक तरफ कार्बन की चेन 2 कार्बनों वाली है। तो इस नतीजे में जो आइसोमर बनता है वो मेटामरिज्म कहलाता है। और मेटामरिज्म ज्यादातर हमारे पास कौन शो करता है, ये एक ईथर्स शो करते हैं और एक कीटोन्स शो करते हैं। कीटोन्स कैसे शो करते हैं कि हमारे पास कीटोन में इस तरफ आप एक CH3 लगा दें, ठीक है, और इस तरफ आप कार्बन की चेन बढ़ा दें, और इसका जो आइसोमर बनाएंगे उसके अंदर इस चीज को जरा आप गौर से देखिएगा। मैं इस तरफ कार्बन कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरफ भी मैं कितने 2 कार्बने लगा देता हूं, और इस तरफ कितनी कार्बने लगा देता हूं, इस तरफ भी 2 कार्बने लगा देता हूं। तो ये हैं तो दोनों कीटोन ही, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, यानी कि दोनों की किसी एक साइड पे कार्बन की चेन क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है। इस नतीजे में जो आइसोमर बनेगा उसको हम मेटामरिज्म कहते हैं। ये कीटोन्स की एग्जांपल्स भी दे दी और ईथर की एग्जांपल भी दे दी। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चरल टाइप पे चलते हैं, जो कि है टेटोमरिज्म। टेटोमरिज्म को आपने याद रखना है कि ये ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होता है, ये याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ किस वजह की शिफ्टिंग की वजह से, प्रोटॉन। H+ को आप प्रोटॉन भी कहते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को अगर ये नहीं पता कि H+ को प्रोटॉन क्यों कहते हैं, मेरे बेटा हाइड्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, जरा इस बात को ध्यान रखिएगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास प्रोटॉन भी कितने होंगे, प्रोटॉन भी 1 होगा। अब H+ का क्या मतलब है कि जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव हो चुका है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो इसका मतलब है शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन भी कोई नहीं होता है इसके पास, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, 1। इसी वजह से हम H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास सिर्फ 1 ही प्रोटॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाता है। अब H+, ये टेटोमरिज्म सिर्फ और सिर्फ H+ की वजह से होगा, ये याद रखिएगा।
फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, एटम्स की तादाद डिफरेंट हो जाती है। कोई भी एटम्स हमारे पास डिफरेंट हो जाएंगे, बॉन्ड्स डिफरेंट बन जाएंगे। पहले हमने देखा कार्बन का हाइड्रोजन के साथ था, अब ऑक्सीजन का दोनों कार्बनों के साथ बन गया था फंक्शनल ग्रुप के अंदर, जो हमने एग्जांपल ली थी। टेट्रामेरिज्म में हाइड्रोजन की जो H पॉजिटिव है यानी कि प्रोटॉन जो है ये शिफ्ट कर जाता है। अगर एग्जांपल में देखें, ये देखें मेरे बेटा, हमारे पास जो ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला है जो हाइड्रोजन है, अमोनिया के 2 लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये मैं लोन पेयर बना रहा हूं ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। ये हाइड्रोजन इस लोन पेयर्स की तरफ आ जाता है, ठीक है। अब जब ये लोन पेयर इसको खींच लेते हैं तो हमारे पास ये देखें, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन्स कितने हो गए, 3, यहां हाइड्रोजन्स कितने थे, 2। इसका मतलब है इसके जो लोन पेयर्स हैं नाइट्रोजन के, उन्होंने इस हाइड्रोजन को खींच लिया। अब सवाल ये पैदा होता है, बच्चे कहते हैं सर वो इस हाइड्रोजन को खींच सकता है तो ये कार्बन वाले हाइड्रोजन को क्यों नहीं खींचेगा, इस कार्बन वाले हाइड्रोजन को क्यों नहीं खींचेगा। मेरे बेटा ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, ठीक है, जिसमें मैं टिक लगा रहा हूं, इसके साथ मिला हुआ कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। इसका मतलब है जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ हैं, वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ खिंचे हुए हैं, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी किस तरफ खिंचा हुआ है, ऑक्सीजन की तरफ। तो हम यहां से आसानी से हाइड्रोजन को रिमूव करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, इस वजह से दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलमोस्ट इक्वली शेयर हुए हुए हैं, इसलिए वो इस हाइड्रोजन को नहीं खींचेगा, इस हाइड्रोजन को खींचेगा जो आसानी से खींचा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन किस तरफ हैं, ऑक्सीजन की तरफ, और ये हाइड्रोजन कहां आ जाएगा हमारे पास, इस नाइट्रोजन की तरफ। और इस नतीजे में जो आइसोमेरिज्म बनता है उसको टेट्रामेरिज्म कहते हैं। टेट्रामेरिज्म सिर्फ किसकी वजह से होता है, ओनली शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से। और ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बनता है इसको ज़्विटर आयन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं मेरे बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 2 टाइप्स हैं, एक है सिस और एक है ट्रांस। सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको क्या बताया, जो आपके एटम्स की पोजीशन होगी, कोई अबव द प्लेन होगा, कोई बिलो द प्लेन होगा, उस हिसाब से हम इसको कहते हैं। याद रखिएगा, एंट्री टेस्ट के हवाले से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम स्टीरियो आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी है। ये बात क्लियर होगी। और सिस को हम ई भी कहते हैं, ठीक है, ई आइसोमर्स, और ट्रांस को हम जेड आइसोमर भी कहते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, जो इसमें जो सिस है आपके पास, उसको हम लोग कहते हैं जेड, और ट्रांस को हम लोग जो है वो ई कहते हैं। ये एक जर्मन वर्ड्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये निकले हुए हैं जेड और ई। और इसको हम ये भी कहते हैं ई जेड आइसोमर्स, ई जेड आइसोमर्स, ठीक है। ये 3 नाम मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के आपको बताए। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, और तीसरा ई जेड आइसोमेरिज्म है। ई जो है वो हमारे पास ट्रांस के लिए होता है, और जेड जो है वो हमारे पास सिस के लिए होता है। अब ये सिस और ट्रांस क्या है, इसको किस तरह से याद रखना है, वो भी आपको एक हिंट देता हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी होगी। बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले एक कंडीशन है। देयर आर 2 नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ कंपाउंड टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, हर कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे सकता है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कौन से वाले, एक वो वाले कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड होगा। हां जी, ये याद रखिएगा, सिर्फ कौन से कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड, यानी कि सिर्फ अल्कीन्स, सिर्फ अल्कीन्स। क्या हर अल्कीन रिएक्शन देगी? नहीं, अल्केन नहीं दे सकते, क्योंकि अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड मस्ट है सिस ट्रांस के लिए। दूसरी कंडीशन,
हमारे पास जो डबल बॉन्ड के साथ ग्रुप्स लगे होने चाहिए वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। मतलब कि इस कार्बन के साथ अगर R लगा हुआ है तो इस तरफ R का होना जरूरी नहीं है, इधर यहां पर कोई और ग्रुप होना चाहिए। ये जरूरी है कि हमारे पास, ये जरूरी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जरूरी है कि दूसरी तरफ R नहीं होगा, वो H हो, वो हैलोजन हो, वो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन R नहीं होना चाहिए। अगर दोनों तरफ R या दोनों तरफ H सेम ग्रुप्स लगे हों तो वो चीज फंक्शनल, ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं देती। ये देखें कि अब डबल बॉन्ड ही क्यों देता है, सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं देता। मेरे बेटा याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर रोटेशन होती है। सिंगल बॉन्ड रोटेट करके वो अपनी साइड तब्दील कर लेता है। ये सेकंड जरा जो डायग्राम है इसमें देखें, एक लम्हे के में ये ग्रीन ग्रुप आपको इधर नजर आ रहा है, अगले ही लम्हे ये ग्रीन ग्रुप आपको इस तरफ नजर आएगा। ठीक है, अगर अबव द प्लेन है तो इस साइड पे ये बिलो द प्लेन आ गया है। क्या इनके दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है वो टूटा है? नहीं टूटा, क्योंकि इनके दरमियान रोटेशन है। जबकि डबल बॉन्ड में अगर रोटेशन होगी तो ये जो पाई बॉन्ड है जिसके ऊपर मैं ये रेड लगा रहा हूं, ये पाई बॉन्ड आपका टूट जाएगा। ठीक होगी ये बात, ये चीज जहन में रखिएगा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हमारे पास जो सिस आइसोमर है उसको देखते हैं। द ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन विच द सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। सिस जो है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ऑन दिस साइड। इसकी एग्जांपल देख लें, हमारे पास ये 2 ब्यूटीन है। सिस को आपने मेरे बेटा याद रखना है सीधा। क्या याद रखना है? सीधा, या याद रखना है सामने। ठीक है, ये दोनों वर्ड हो सकते हैं जो आप अपनी आसानी के लिए याद रखें, सीधा या सामने। अब ये देखें, इसके सामने सेम ग्रुप नहीं लगा हुआ, हाइड्रोजन के सामने सेम ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है ये कौन सी ज्योमेट्री है? सिस आइसोमर है। ठीक हो गया, जब हमारे पास दोनों ग्रुप कहां लगे होंगे? सेम। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ट्रांस। ट्रांस का मतलब है मेरे बेटा टेढ़ा। ठीक है, टेढ़ा। ठीक है, अब टेढ़ा किस तरह से होता है? द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन विच द सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट साइड ऑफ फंक्शनल, डिफरेंट साइड ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन, डिफरेंट साइड्स। ठीक है, टेढ़े होने चाहिए, और ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है अक्रॉस। इस इधर एग्जांपल देखें, इधर फंक्शनल ग्रुप आपका कहां लगा हुआ है? इस पोजीशन पे लगा हुआ है। इधर मिथाइल कहां लगा हुआ है? इस तरह लगा हुआ है। या इधर हाइड्रोजन इधर है, इधर है हाइड्रोजन जो है वो इस तरफ है। अब मैं जरा आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये देखें, ये जिसके ऊपर मैं हाइलाइटर फेर रहा हूं, ये सीधे हैं या टेढ़े हैं? टी से क्या याद रखना है? मैंने आपको क्या बताया? टी से क्या याद रखना है? टेढ़ा। और ये सीधे आपको नजर आ रहे हैं या टेढ़े नजर आ रहे हैं? टेढ़े हैं ना। सीधे तो हम यूं कहते हैं, कोई स्ट्रेट लाइन हो, यूं हो, यूं हो, यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए। लेकिन अगर वो यूं आ रहा है, ये जिस तरह मैं यूं बना रहा हूं, ये यूं, इसको तो आप सीधा नहीं कह सकते ना। ये जो मैं येलो लाइन से इंडिकेट कर रहा हूं, इस चीज को आप सीधा तो नहीं कह सकते, सीधी लाइन तो आप यूं कहेंगे। ठीक है, तो टी से क्या याद रखना है? टेढ़ा। इसका मतलब है इसमें फंक्शनल ग्रुप्स, जो सेम फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। अब जरा इनको कंपैरिजन में आप लोग देख लें ताकि आपके लिए आसानी हो। सिस में ये देखें, दोनों क्या हैं? सामने सामने। ठीक है, या सीधे सामने है। मैंने आपको क्या बताया? सामने से भी याद रख सकते हैं और सीधे से भी याद रख सकते हैं। ये सीधा हो गया, ये भी सामने हो गया। और इसमें देखें, ट्रांस में क्या है? टेढ़े नहीं है। तो इस नतीजे में जो फंक्शनल ग्रुप आएगा आप उसको क्या कहेंगे? ट्रांस। और अगर इस नतीजे में जो आएगा आप उसको क्या कहेंगे? सिस। ये ट्रांस ब्यूटीन और सिस 2 ब्यूटीन, ये 2 कैसे आता है इसको इंशाल्लाह हम नॉमेनक्लेचर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको डिस्कस करना मैंने बड़ा जरूरी समझा। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, ये 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, और याद रखिएगा डबल बॉन्ड जो है वो हमेशा पहली कार्बन का काउंट होता है। अब इधर देखें, डबल बॉन्ड कहाँ पे है? पहली 2 के दरमियान, इसका मतलब है पहली का काउंट होगा। 2 ब्यूटीन से क्या मतलब है कि इधर डबल बॉन्ड मैंने क्या बताया? पहली वाली कार्बन का काउंट होता है, 1 2 3 4।
अब 3 और 2 में से पहले कौन आता है? 2 आता है, इसका मतलब है ये डबल बॉन्ड किसका है? ये 2 का है। अब सवाल ये पैदा होता है इन दोनों में से कौन सिस ट्रांस आइसोमर देगा और कौन सिस ट्रांस आइसोमर नहीं देगा। मेरे बेटा हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी थी। पहली कंडीशन कि इसके अंदर क्या होने चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड क्या करता है? रोटेशन शो करता है। अब दोनों के अंदर डबल बॉन्ड है, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन में देखें, द टू ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। ये जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ये सर्कल कर रहा हूं। जो कार्बन के साथ ग्रुप्स अटैच हो वो सेम ना हो, वो डिफरेंट हो। अब इधर देखें, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए कितने? 2। इसका मतलब है दोनों क्या है? सेम। इसका मतलब है सेकंड कंडीशन यहां पे फुलफिल नहीं होती। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरह से बनेगा, ये कार्बन का डबल बॉन्ड, एक ये इसका CH2 आ गया और ये इसका CH3 आ गया, ठीक है। अब इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहां पर भी H और यहां पर भी H आ गया, तो इसका मतलब है दोनों क्या हो गए हैं? ये जिनको मैंने सर्कल कर दिया, दोनों क्या हो गए? सेम। इसका मतलब है पहली कंडीशन इसके अंदर फुलफिल हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन इसके अंदर फुलफिल नहीं है। सेकंड पे आ जाएं, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ तीसरी वाली कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और इधर भी एक हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है। देख रहे हैं, ये कार्बन और ये कार्बन, इसके साथ एक ये H लगा हुआ है। मैं अब जरा इसको हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ आए। इसके साथ एक ये क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एक क्या लगा हुआ है? CH3 ग्रुप, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। दोनों डिफरेंट हो गए। इस तरफ भी देखें, एक हाइड्रोजन और इस तरफ क्या लगा हुआ है? साथ मिथाइल ग्रुप। जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, मिथाइल ग्रुप और ये क्या है? हाइड्रोजन। डिफरेंट हो गए ना दोनों कार्बन्स के साथ। और हमने ये शर्त बताई है कि ये शर्त है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए और दोनों ग्रुप्स को क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है बेटा, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे जो ये चैप्टर है वो भी ख़त्म हो चुका है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे आज उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है मेरे बेटा वो ये आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। याद रखिएगा, आपने एक एग्जाम्पल नहीं देनी, आपने कम से कम 2 एग्जाम्पल्स देनी है, और एक एग्जाम्पल जो देंगे उसका साथ आइसोमर ज़रूर बनाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ये भी शॉर्ट है। और ये जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, 2 ब्यूटीन शो आइसोमरिज्म वाइल 1 ब्यूटीन डू नॉट शो आइसोमरिज्म। 2 ब्यूटीन जो है वो आइसोमरिज्म शो करती है, जबकि 1 ब्यूटीन जो है वो आइसोमरिज्म शो नहीं करती। इसमें आप लोग लिखेंगे किस तरह? सबसे पहले बताएंगे कि कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस के बाद आप दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके कह देंगे 2 ब्यूटीन के अंदर कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, जबकि 1 ब्यूटीन के अंदर कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए 1 ब्यूटीन आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की बात हो रही है। सेकंड डेफिनेशन, अक्सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है, टेटोमरिज्म की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूं, ज्योमेट्री की बात नहीं की। स्ट्रक्चरल वो होते हैं जिसमें हमारे पास मजीद आगे से 5 यानी कि 5 टाइप्स होती हैं। ठीक है, मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि जब भी चैप्टर ख़त्म होगा उसके लास्ट में जो पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के स्टार्ट में ये बात मैंने आपसे की थी कि मेरे बेटा जो पॉसिबल लॉन्ग होंगे 5 से 6 हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो रहा है। आज हम उन जो 5-6 लॉन्ग्स बनते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया था, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने नॉकिंग एंड मेथड्स टू रिड्यूस नॉकिंग को किया था। और मैंने आपसे कहा था कि ये नॉकिंग के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है और ऑक्टेन नंबर के हिसाब से भी आ सकता है कि व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, हाउ द ऑक्टेन नंबर ऑफ द गैसोलीन इज इम्प्रूव्ड बाय रिफॉर्मिंग। ठीक है,
एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, फिर उनके आगे से मजीद कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था। आइसोमरिज्म में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये आइसोमरिज्म में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वाला है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने जो डिस्कस किए थे, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो sp है और sp2 के जो स्ट्रक्चर्स थे, इथीन का और इथाइन का जो स्ट्रक्चर था, ये दोनों इकट्ठे लॉन्ग आ सकते हैं, जबकि इटसेल्फ अगर अकेले अकेले आएंगे तो वो शॉर्ट होंगे। तो आज हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग 8 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को अगर कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप पूछ सकते हैं, SMS कर सकते हैं, और इस लेक्चर के YouTube के ऊपर नीचे जाके कमेंट्स में भी आप अपना क्वेश्चन पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।